Good morning, all of you. पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत थर्ड यूनिट शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा में आपने गांधी जी के विचार का अध्ययन किया था। अब सेकंड है आपका इसमें रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा शास्त्री के रूप में अपने स्वयं के प्रयास से प्रकट हुए। सारी जो मेहनत की गई ज्ञान के रूप में उन्होंने अपने खुद के बलबूते पर किया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी। यह उनके जीवन में अनुभव का आवश्यक परिणाम था। उनका संबंध ऐसे परिवार से था जो सभी प्रकार से गतिशील विचारों, कार्यों तथा विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का केंद्र था। उनके परिवार के सभी सदस्य अच्छी बातों के जानकार थे, जैसे दर्शन, विज्ञान, संस्कृत, कविता एवं कला, संगीत, नाटक, राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार, व्यापार, व्यवसाय और आध्यात्मिक अनुवाद। टैगोर में तीव्र विविधता ग्रहण करने की शक्ति थी। उन्होंने इन बातों को बड़ी सरलता से ग्रहण करके अपना लिया था। इन गुणों के साथ साथ टैगोर में और भी ऐसे अनेक गुण थे जिन्होंने उनको अति महान शिक्षा शास्त्री बना दिया। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वे बड़ी सरलता से अपने कार्य को बना सकते थे। उन्हें विज्ञान तथा मानव शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। टैगोर ने भारतीय शिक्षा में एक नए प्रयोग का सूत्रपात किया। उन्होंने भारतीय आदर्शों के समर्थक थे। वे पाश्चात्य विचारों के प्रति भी वे जागृत थे। उन्होंने रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति तथा जॉन डीवी की शैक्षिक विचारधाराओं में विभिन्न विशेषताओं को देखा, किंतु उनके विचारों को प्रत्येक स्थिति में सत्य नहीं माना। उनके शैक्षिक विचार उनके स्वानुभव पर आधारित थे। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे अपनी बुद्धि के सहारे किसी विषय की तह में बैठ सकते थे। किसी पदार्थ की मूल प्रकृति एवं उसके वास्तविक स्वरूप का पता लगा लेने में वे सिद्धहस्त थे। उनकी बुद्धि का ही यह कमाल था कि जिस समय भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम का अनुकरण करने में सभी लगे हुए थे, उस समय वे आधुनिक भारतीय जीवन के अनुकूल एक शिक्षा प्रणाली की खोज कर रहे थे। टैगोर प्रकृतिवादी थे, परंतु उनका प्रकृतिवाद रूसो के प्रकृतिवाद से भिन्न था। रूसो ने समाज को सभी बुराइयों की जड़ मानकर समाज और सामाजिक जीवन का घोर विरोध किया, किंतु टैगोर के हृदय में समाज के प्रति प्रेम एवं दया का भाव था। वे समाज का उन्नयन करना चाहते थे और अतीत के भारत की आत्मा को आधुनिक भारत की आत्मा में देखना चाहते थे। वे समाज को प्राकृतिक नियमों पर आधारित तो करना चाहते हैं, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकता एवं अतीत की धार्मिकता एवं नैतिकता से विहीन समाज को अच्छा नहीं समझते थे। टैगोर के शिक्षा दर्शन में रहस्यवाद भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, किंतु उनका यह रहस्यवाद स्वस्थ एवं सबल तथा विस्तृत था। वे बालकों में उदार भावनाओं को जागृत करके उन्हें आध्यात्मिक भूमि पर लाना चाहते थे। प्रायः प्रकृतिवाद अध्यात्मवाद का विरोध करता है, किंतु टैगोर का प्रकृतिवाद एकांगी नहीं था, इसलिए उनके प्रकृतिवाद की अनिवार्य परिणति आदर्शवाद में हुई। आध्यात्मिकता की बात कर टैगोर ने भारत के अतीत का सम्मान किया है, उसी पर वर्तमान को आधारित करना चाहता। टैगोर उच्च कोटि के मानवतावादी थे। मानव के व्यक्तित्व की गरिमा में उनका विश्वास था। उन्हें बड़ा दुख था कि मानवीय मूल्यों का तिरस्कार हो रहा है। वर्तमान युग में मनुष्य का जीवन सस्ता होता जा रहा है। उनका विश्वास था कि यह संसार मूल रूप से मानवीय संसार है। वे मानते थे कि ईश्वर को वहीं पर खोजना चाहिए जहाँ पर किसान हल जोत रहा है। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बहुत बड़े समर्थक थे। बालकों में अंतर्राष्ट्रीय भावना को जागृत करना चाहते थे। वे अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे। भारतीय राष्ट्र की परिस्थितियों को सुधारना चाहते थे, किंतु उनका राष्ट्र प्रेम अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक नहीं था। वे समस्त विश्व को एक समझते थे। हमें इस योग्य बनाना चाहते थे कि हम विश्व नागरिकता के प्रति सम्मान का भाव रख सके। अब ये टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत।
छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए। छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए, उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्तियों एवं उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करना। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी प्राथमिक विद्यालयों को पुनः जीवित किया जाना चाहिए। यथासंभव शिक्षा विधि का आधार प्रकृति, जीवन और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ। टैगोर ने शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में लिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। संपूर्ण दृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं। इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाए। इसी का टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व कहा है। शिक्षा का कार्य है हमें इस स्थिति में पहुँचाना। इस दृष्टिकोण से टैगोर के अनुसार शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। अतः टैगोर के विचार में शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श को ध्यान में रखा है। वह आदर्श है सा विद्या या विमुक्तिये। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन एवं मरण से मुक्ति प्रदान करती है। उनका कहना है कि शिक्षा न केवल आवागमन से वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक दास्ता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर ने लिखा है, सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। नेक्स्ट हेडिंग है टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्यों को किसी भी स्थान पर अलग रूप से चर्चा नहीं की है, तथापि उनके लेखों में शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित उनके विचार प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के निम्न उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है शारीरिक विकास। नोट डाउन। टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। उनका कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने जैसे पेड़ों पर चढ़ने, तालाब में गोता लगाने, फलों को तोड़ने, प्रकृति माता के साथ अनेक प्रकार की शैतानियाँ करने, खेलकूद करना, व्यायाम की आवश्यकता बताते हुए पौष्टिक भोजन पर भी बल दिया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है मानसिक विकास। टैगोर के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का विकास हो जाता है। जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों या द्वारा असंभव है, उनका विश्वास था कि मानसिक विकास तभी संभव है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्येक रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। उसके लिए बालक को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। थर्ड पॉइंट है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए।
अपने लेखों में उन्होंने अनेक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की है और इसकी प्राप्ति के लिए आंतरिक शक्ति, आत्मानुशासन, धैर्य एवं ज्ञान को परम आवश्यक बतलाया है। फोर्थ पॉइंट है समस्त शक्तियों का विकास। टैगोर यह मानते थे कि बालक के अंदर सभी सुषुप्त शक्तियों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे, अतः वे व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विशेष महत्व देते थे। वे व्यक्ति को सम्मान तथा स्वतंत्रता देने के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त वे शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क को स्वतंत्रता प्रदान करना मानते थे, जिससे वे पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी स्वतंत्र रूप से ही अपना विकास कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक विकास। टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। वे जितना महत्व व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास को देते थे, उतना ही महत्व वे समाज तथा सामाजिक सेवा को भी देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों एवं कविताओं के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक में अंतर्राष्ट्रीय समाज के प्रति चेतना उत्पन्न करना है। वे विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे, अतः वे चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करता रहे। अब है नेक्स्ट हेडिंग टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम। टैगोर पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने के पक्षधर थे। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि उसकी परिधि में बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। अतः बालक के समुचित विकास के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है, उन्होंने अपनी भाषा एवं संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी भाषा एवं संस्कृतियों के ज्ञान पर भी बल दिया है। प्रकृति एवं ललित कलाओं के तो वे अनन्य प्रेमी थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सहपाठ्यचारी क्रियाएं बालक के विकास में बड़ा योगदान देती है। इन्होंने प्रारंभ में अपने शांति निकेतन स्थित विद्यालय के लिए जिस क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को रखा, उसका रूप निम्न रूप से था। फर्स्ट है विषय। विषय उसमें थे आपकी मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान, कला और संगीत। सेकेंड है उपयोगी वस्तुएं उसके अंतर्गत थी, बागवानी करना, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, ब्रह्मांड में विभिन्न वस्तुओं का संग्रह एवं प्रयोगशाला कार्य। अन्य क्रियाएं इसमें थी थर्ड खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, ग्रामोत्थान और समाज सेवा कार्य। इस प्रकार शांति निकेतन स्थित इस विद्यालय का विस्तार होता गया। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा का महत्व, साहित्य एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने लगा। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या 10+2+3 शिक्षा संरचना के अनुकूल है, परंतु साथ ही वह सपाठ्यचारी क्रियाएं और समाज सेवा कार्य अनिवार्य है। स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम क्रियाएं कुछ अपने प्रकार के हैं। विदेशी छात्रों के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति। इस संदर्भ में गुरुदेव की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी कि ज्ञान किसी देश के व्यक्तियों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यही कारण है कि विश्व भारती विश्वविद्यालयों में देश विदेश की भाषाओं, संस्कृतियों, ज्ञान और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। एक बात यहाँ के पाठ्यक्रम में विशेष है कि वह आज की कला, संस्कृत, धर्म और ग्रामोत्थान केंद्रित है। नेक्स्ट हेडिंग है टैगोर के अनुसार शिक्षण की विधियाँ। टैगोर के प्रचलित पाठ्यक्रम की भांति तत्काल निरस्त शिक्षा पद्धति की कृत्रिमता का विरोध करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जीवन से पूर्ण होनी चाहिए, उसे जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। इस संबंध में विचार था कि बालक का विकास उसकी रुचियों तथा आवेगों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए उसे प्रत्यक्ष स्रोतों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने के अवसर मिलने परम आवश्यक है।
टैगोर ने बालक की शिक्षा के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को उपयुक्त माना तथा उनका प्रयोग अपने प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था शांति निकेतन में भी किया। फर्स्ट, भ्रमण के समय पढ़ना। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव न तो बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और न बालक के शरीर पर। ऐसी मतिहीन शिक्षा व्यर्थ है। वे कहते थे कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती है, अतः वे अपने अनेक विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से टैगोर के ही शब्दों में भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। सेकंड पॉइंट है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। टैगोर का विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रट लेने तक ही सीमित नहीं होती, अपितु वह जीवन तथा समाज के अध्ययन पर आधारित होती है। वे कहते थे कि बालकों को प्रश्नों तथा उत्तरों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही नहीं, उनके समक्ष अनेक प्रकार की समस्याओं को भी रखना चाहिए, जिससे वे इन समस्याओं का हल वाद विवाद द्वारा आसानी से निकाल सके। नेक्स्ट, क्रिया विधि। टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान किया। उनका विश्वास था कि क्रिया शरीर एवं मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर दिया था। और टैगोर क्रिया के सिद्धांत पर इतना विश्वास करते थे कि यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करते समय भी उनसे पूछे क्या मैं दौड़ जाऊं, तो वे कहते थे अवश्य। उनका विश्वास था कि वे पेड़ पर चढ़ने, फल तोड़ने तथा कूदने फांदने से थकावट दूर हो जाती है, जिससे बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी दशा में आ जाता है तथा बालक के अनुभवों का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मातृभाषा द्वारा शिक्षण। टैगोर मातृभाषा को शिक्षा का सरलतम माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना अनुचित है। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के भी समर्थक थे, अतः उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृतियों को स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है खेल द्वारा शिक्षण। टैगोर का कहना था कि बालकों को शिक्षण खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण उत्तम होता है क्योंकि खेल में बालक रुचि लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं तथा स्वतंत्रता का भी अनुभव करते हैं। इससे शिक्षण मनोरंजक तथा सरल हो जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका स्वानुभव द्वारा शिक्षण। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे बालक स्वयं के अनुभवों से कुछ सीखे। इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है, उसकी कृत्रिमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान। टैगोर की दृष्टि में शिक्षक ज्ञानी, संयमी एवं बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। शिक्षक के विषय में टैगोर के विचार पूर्णतया परंपरावादी थे। गुरुदेव के अनुसार शिक्षा बिना शिक्षक के संभव नहीं है। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, अतः शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार शिक्षक ही है। टैगोर ने शिक्षण विधि की तुलना में शिक्षक को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए लिखा है कि शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा और शिक्षण विधि द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती, अतः शिक्षक को पूर्वाग्रही, संकीर्ण, असहिष्णु आदि और अहंकारी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार टैगोर शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार मानते हैं। इस रूप में शिक्षक के कार्य निम्नलिखित हैं। शिक्षक एवं बालकों को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण और सत्य की खोज करनी चाहिए। शिक्षक को बालक के जीवन को गति, मस्तिष्क को बंधन से मुक्ति देनी चाहिए। शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक स्वानुभव द्वारा अधिक सरलता एवं दक्षता से सीख सके। शिक्षक का कोई भी कार्य बालक के रचनात्मक शक्ति का दमन करने वाला और उसकी उल्लासपूर्वक वृत्ति में बाधक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपका टैगोर के अनुसार शिक्षा थी। टैगोर ने बालक के व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया है, इसलिए उनकी अनुभव आधारित शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा, प्रयोगात्मक एवं शिक्षा शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास में अपना सहयोग करती है।
इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी को अपना आचरण, नियम, धर्म आदि में के अनुकूल रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है टैगोर के अनुसार अनुशासन। टैगोर के अनुशासन को बाह्य व्यवस्था के रूप में नहीं वरन आंतरिक भावना के रूप में स्वीकार करते थे। वे दंड व्यवस्था के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि यदि शिक्षक ज्ञानी है, चरित्रवान है तथा उसके विद्यार्थियों के साथ व्यवहार, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण संबंध है तो बालक भी स्वयं में अनुशासन का पालन करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टैगोर के अनुसार विद्यालय। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि विद्यालय आत्मबोध का आधार है। वे विद्यालय को एक पवित्र स्थान मानते थे जहाँ पर बालकों में सद्गुणों का विकास हो सकता है। इस प्रकार टैगोर के अनुसार विद्यालय अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये प्राचीन गुरु आश्रम की भांति नगर के कोलाहल से दूर सुंदर एवं प्राकृतिक स्थानों पर स्थित होने चाहिए। वे मानते थे कि शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा शिक्षा की साधना शांत वातावरण में ही संभव हो सकती है। अपने शिक्षा संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप टैगोर ने सन 1901 में बोलपुर के निकट सुरम्य शांत एकांत एवं प्राकृतिक वातावरण में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना करके दिया। उन्होंने यहाँ पर कक्षाएं प्रकृति की गोद में खुली हुई हवा में वृक्षों के नीचे लगती थी। यहाँ छात्रों को उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत करने तथा आनंदमय क्रियाओं एवं अन्वेषणों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने को पूर्ण स्वतंत्रता थी। बाद में इसे विश्वविद्यालय का रूप प्राप्त हो गया और यह विश्वविद्यालय विविध प्रकार की शिक्षा का केंद्र बन गया। आज इस विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग हैं: प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय, शिक्षा भवन, थड़े विद्या भवन और विनय भवन, कला भवन, श्री निकेतन, शिल्प भवन, संगीत भवन, हिंदी भवन, चीनी भवन आदि। विश्व भारती के उद्देश्य। इस विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: भारतीय आदर्श एवं संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना, प्राचीन संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित करना एवं उनका पाश्चात्य विचारधाराओं से समन्वय स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, विश्व शांति स्थापित करना और संस्था को एक ऐसा सांस्कृतिक विश्व केंद्र माना गया जहाँ विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्म, इतिहास एवं विज्ञान का अध्ययन संभव हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। टैगोर पर रॉबिन्सन्स क्रूसो नामक पुस्तक का गहरा प्रभाव पड़ा। वे यह भी विश्वास करते थे कि मानव तथा प्रकृति में मौलिक एकता है। वे बालक के प्राकृतिक भावों को नगरों की गंदगी तथा अनैतिकता से दूर प्राकृतिक वातावरण में विकसित करना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि बालक की शिक्षा मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार हो, परंतु इन सभी बातों का यह अर्थ नहीं कि महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री टैगोर को प्रकृतिवादी की संज्ञा से अलंकृत किया जाए अथवा कोई उन्हें प्रयोजनवादी कहकर संबोधित करने लगे। वास्तविकता यह है कि टैगोर आरंभ से आदर्शवादी थे और अंत तक रहे भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में रविंद्रनाथ ने किसी मौलिक दर्शन को उत्पन्न करने का दावा कभी नहीं किया। उनका लक्ष्य भारतीय परंपरा का विश्लेषण करना अथवा उस पर अंतः चिंतन करना नहीं था। उन्होंने उसको अपनी स्वयं की मजीब शैली तथा सामान्य अलंकार भाषा में व्यक्त किया तथा आधुनिक जीवन में उसका औचित्य भी बताया था और उस औचित्य के अनुसार टैगोर ने सारे दार्शनिक 20वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक थे। उनके अनुसार इस दृष्टि से H.G.B. मुखर्जी के शब्दों में कह सकते हैं, टैगोर वर्तमान भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। उन्होंने देश के समूह शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपनी
शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उन्हें आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। रविंद्रनाथ पहले भारतीय दार्शनिक है जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक एवं बहुउद्देशीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप तथा कार्य एवं दोनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा विचार देने का प्रयास किया। टैगोर ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास करने वाली शिक्षा का भी समर्थन दिया। इन सभी विचारों का समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आज के युग की यह ज्वलंत समस्या है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास आधुनिक युग में अत्यधिक अनिवार्य है। शिक्षा शास्त्र के रूप में उन्होंने शिक्षा के अति व्यापक उद्देश्य बताए तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम की रचना भी की थी। आधुनिक युग में हम पाठ्यक्रम को विस्तृत एवं व्यापक बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्होंने शिक्षा में ललित कलाओं तथा विज्ञान को भी स्थान दिया। आधुनिक युग में ये शिक्षा के अंग बन गए। टैगोर का विचार था कि अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों को दंड नहीं देना चाहिए। आज इस विचार को सही माना जाता है। बाल अपराध को रोकने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता की चिकित्सा पर विचार जो आज भी प्रासंगिक है। वास्तव में हमारे देश में आधुनिक युग में जो महान पुरुष हुए हैं उनमें सर्वोच्च स्थान पर जो दो नाम आते हैं वे हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। एक शिक्षा शास्त्री के रूप में शिक्षा के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वालों के रूप में टैगोर की देन अमूल्य है। नेक्स्ट है टैगोर की शिक्षा को देन। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर की देन महान है। उनका यह दृष्टिकोण प्लेटो एवं टैगोर ने शिक्षा का अर्थ समृद्ध और पूर्ण रूप में लिखा। उनका यह दृष्टिकोण प्लेटो एवं स्पेंसर से कहीं अधिक व्यापक है। जीवन की पूर्णता के लिए टैगोर ने जिस विद्या को निर्मित किया वह भारतीय और पाश्चात्य दोनों के जीवन को स्पर्श करता है। टैगोर ने प्रकृति से स्वस्थ एवं निकटवर्ती संबंध स्थापित किया और बताया कि प्रकृति का प्रभाव रहन सहन, विचार, व्यवहार, कार्यकलाप, विषय वस्तु और विधि में पाया जाता है। दर्शन और वास्तविक जीवन परिस्थिति का समन्वय करके टैगोर ने भारतीय शिक्षा में महान क्रांति की है। सौंदर्य बोध की शिक्षा और उसका दर्शन टैगोर की एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने सौंदर्य बोध की शिक्षा के लिए ललित कलाओं, संगीत, चित्रण, पेंटिंग, नृत्य, कविता, अभिनय की शिक्षा में विशेष रूप में रखा। कला, संगीत एवं काव्य में अपनी एक विशेष प्रणाली का प्रचलन भी किया। टैगोर ने प्रकृति में सौंदर्य और आनंद शक्ति एवं मौज, स्वतंत्रता और आत्म प्रेरणा का दर्शन किया तथा उससे मानव जीवन एवं शिक्षा को उत्प्रोत किया। टैगोर ने भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। टैगोर ने बताया कि शिक्षा में समस्त सत्यों का एकीकरण होना चाहिए। टैगोर के अनुसार बालक के विकास में कृत्रिमता नहीं लानी चाहिए और न शीघ्रता करनी चाहिए, वरन स्वाभाविक ढंग से उसका विकास होना चाहिए। पुस्तकों एवं पठन विधि की अपेक्षा बालक पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा। शिक्षा में स्वतंत्रता का टैगोर का दृष्टिकोण विशेष महत्वपूर्ण है। टैगोर ने विलासिता एवं फैशन का विरोध करके जीवन में सरलता और सादगी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। टैगोर ने शिक्षा में नवीनता और मौलिकता को महत्व दिया। टैगोर ने शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और कहा कि शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा ही दी जा सकती है। नेक्स्ट है मानवतावादी भावना पर विश्व बंधुत्व एवं विश्व शिक्षा का प्रयास करने वाले सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्री आज के युग में टैगोर को ही माना जा सकता है। टैगोर ने फ्रॉबेर, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, ड्यूवी आदि शिक्षा शास्त्रियों की तरह बड़े मौलिक आश्चर्यमय ढंग से अपने शिक्षा संबंधी विचारों का प्रयोग किया। विश्व भारती इसका प्रमाण है। टैगोर ने ही भारत की भावी शिक्षा व्यवस्था की पीठिका प्रस्तुत की है। यद्यपि टैगोर के शिक्षा दर्शन पर फ्रॉबेर, रूसो, ड्यूवी आदि महान शिक्षा शास्त्रियों का प्रभाव पड़ा, लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा के आधार पर इन्होंने अपना स्थान
इन पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों में और भी ऊंचा बना लिया। रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा की मार्गदर्शन या इनके उद्देश्य, शिक्षा का अर्थ, पाठ्यक्रम, सिद्धांत, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षक का इसमें स्थान क्या रहता है, शिक्षार्थी की क्या भूमिका है, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन और रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा को क्या देन है, उसके बारे में अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके असाइनमेंट नोट कीजिए। फर्स्ट है लघुत्तरात्मक प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर की संस्था विश्व भारती का उद्देश्य बताइए। विश्व भारती संस्था का उनका क्या उद्देश्य था वो इसमें आएगा सारा, वो इसमें आपको नोट डाउन करना। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के संदर्भ में शिक्षा शास्त्री का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधियों को समझाइए। इसमें सारा मैं बता चुकी हूँ। शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधियाँ वो सारी इसमें सम्मिलित होगी। आपको जिस डेट पर दिया जाता है ऑनलाइन जो क्लास है उसके साथ में आपको जो क्वेश्चन असाइनमेंट दिए जाते हैं, आपको जो डेट मांगी जाती है उस डेट पे ही आपको उसमें सबमिट करवाने हैं ऑनलाइन। उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट लगेगी। क्यों?